हेलो फ्रेंड्स, आज 21 जनवरी 2026 का द हिंदू करंट अफेयर्स का शॉर्ट नोट्स है ये। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 2 से है, जिसमें क्या हुआ है कि गवर्नर ने जो क्या है, गवर्नर को एक मतलब यूनियन जो है वो स्पीच बना कर देती है हर राज्य में गवर्नर को स्पीच पढ़ने के लिए। तो गवर्नर ने जो है वो स्पीच पढ़ने से क्या किया है, इनकार कर दिया है। ठीक है, जैसे किस किस राज्य में ऐसा हुआ है, जैसे जो जिस राज्य में जो एंटी गवर्नमेंट है मतलब ऑपोजिशन है, जैसे कि मान लीजिए ये देश है तो यहाँ पर सेंटर में मान लीजिए बीजेपी है, तो बीजेपी है, और दूसरा जैसे केरला हुआ, कर्नाटक हुआ, पंजाब हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, तो इन सब राज्य में बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, मतलब ऑपोजिशन का मतलब ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे रूल करती है। तो यहाँ का गवर्नर ने क्या किया है, इसका स्पीच को पढ़ने से क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो तो मतलब सेंटर से ही अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पीच पढ़ने से इनकार कर दिया है। तो क्या स्पीच कब दिया जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति भी स्पीच देते हैं, एड्रेस करते हैं, और दो कंडीशन में स्पीच होता है, मतलब एड्रेस होता है, स्पीच नहीं बोलते हैं उसको, एड्रेस बोलते हैं या संबोधन बोलते हैं। तो जैसे राष्ट्रपति जो है, जैसे कोई भी आम चुनाव होता है तो आम चुनाव के बाद जब नई विधायिका का उद्घाटन होता है तो उस समय राष्ट्रपति जो है वो आम चुनाव के बाद एड्रेस करते हैं, मतलब संबोधन करते हैं। और दूसरा जो है वो उस तरह से मतलब ये सेंटर में ऐसा होता है राष्ट्रपति करते हैं, और स्टेट में क्या होता है राज्यपाल संबोधन करते हैं। तो हर साल प्रत्येक वर्ष मतलब और दूसरा टाइम जो संबोधन होता है वो हर साल विधायिका सत्र का, जब नया विधायिका का सत्र शुरू होता है, ठीक है, तो उस समय जैसे साल का, जैसे अभी जो है वो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसी तरह से जब नया सत्र शुरू होता है तो उस समय राज्यपाल जो है वो संबोधन करते हैं, और राज्य में राज्यपाल और सेंटर में जो है स्टेट संबोधन करते हैं। ठीक है, तो गवर्नर क्या है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या गवर्नर भाषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नहीं कर सकता है क्योंकि मतलब गवर्नमेंट जो है 1996 में कोलकाता हाई कोर्ट जो है इसको बताया कि नहीं, गवर्नमेंट भाषण देने से इनकार नहीं कर सकता है क्योंकि संवैधानिक कर्तव्य होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, और भाषण देने से इनकार नहीं कर सकता है। भाषण नहीं देने पर इसे इरेगुलरिटी मतलब अनियमितता माना जाता है। लेकिन इसका मतलब इसके खिलाफ में क्या होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सदन का किसी भी कार्यवाही में मतलब कोर्ट जो है वो जांच नहीं कर सकती है, बस इसको अनियमितता माना जा सकता है। आर्टिकल 212 में यही बोला गया है कि सदन जो है वो जांच मतलब कोर्ट जो है वो सदन का किसी भी कार्यवाही, जो लोकसभा में कार्यवाही होता है, हम लोग का सदन 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो पार्लियामेंट का किसी भी कार्रवाई में जांच नहीं। इसीलिए नेता लोग देखते हैं कि आप वहां पर कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, फ्रीली बोल सकते हैं, लेकिन वही बाहर आकर वो नहीं बोल सकते हैं। तो वही है, तो ये क्वेश्चन पीटी में यही पूछा जा सकता है कि सदन का कार्यवाही में कोर्ट जो है वो जांच कर सकती है नहीं, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 12 है। और अनियमितता जो वर्ड है, ठीक है, ये अनियमितता माना जाएगा या क्या, मतलब ये गवर्नर जो है अगर भाषण देने से इनकार कर सकते हैं तो इसे क्या माना जाएगा, मतलब 2 ऑप्शन रह सकता है, इरेगुलरिटी माना जाएगा पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है कि सदन की कार्रवाई की जांच कोर्ट कर सकता है या नहीं, इसी तरह से स्टेटमेंट को घुमा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से होता है तो इसको संवैधानिक संकट बोला जाता है, और इसमें सीएम क्या होता है, इस्तीफा देना पड़ता है। जैसे कि यूनियन में क्या होता है, यहाँ पर जैसे मतलब मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो है वो संबोधन देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब यूनियन जो है कोई भी स्पीच को लिख के वो देता है तो राष्ट्रपति भी उसको संबोधित करते हैं और गवर्नर भी। तो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है, और प्रेसिडेंट का जो संबोधन करते हैं तो उसमें मोशन ऑफ थैंक्स लाना पड़ता है वोटिंग करके। ठीक है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स जो है अगर पास नहीं होता है तो माना जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है। इसलिए मोशन ऑफ थैंक्स का होना बहुत जरूरी है, मतलब पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, नहीं तो नो कॉन्फिडेंट मोशन चलाएगा और गवर्नमेंट जो है वो मतलब गवर्नमेंट हट जाएगी। तो उसी तरह से राज्य में भी सेम प्रोसेस है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं होता है तो सीएम क्या हो सकता है, सीएम को इस्तीफा देना पड़ सकता है। और ये 1962 में हुआ था, पंजाब में का गवर्नर जो है सीएम गुरनाम सिंह, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर यूपी का गवर्नमेंट जो है सीबी गुप्ता, इनको भी इस्तीफा देना पड़ा था। नेक्स्ट न्यूज है डार्विन बार्क स्पाइडर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। डार्विन बार्क स्पाइडर ये पाया गया है कहाँ पे, इस पे एक स्टार आप लगा सकते हैं, पूछे जाने का संभावना है। ये साइंस और टेक से है,
ठीक है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेट करते हैं, सॉरी इकोलॉजी इन्वायरमेंट से GS3 से। तो ये पाया गया है मेडागास्कर में, जैसे ये इंडिया है, यहाँ पर नीचे में आप जानते हैं कि इस साइड में मेडागास्कर है, ठीक है। तो यहीं पे मेडागास्कर में पाया गया है और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो सिरोस्टिस डार्विन है, ठीक है। मतलब डार्विन से याद रखिएगा, डार्विन बार्क स्पाइडर, ठीक है। और दुनिया का सबसे मजबूत जैविक रेशम को उत्पन्न करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे मजबूत जैविक रेशम कौन उत्पन्न करता है, तो वो स्पाइडर का नाम यहाँ पे दिया रहेगा, या और भी मतलब और भी जीव जंतु का नाम दिया रहेगा, तो याद रखिएगा डार्विन बार्क स्पाइडर। उसके बाद इसमें इसका स्ट्रेंथ जो है मतलब बहुत ज्यादा मजबूत होता है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब आयरन जो है, आयरन से भी 3 गुना ज्यादा ये पावरफुल होता है। देखिए मैंने ऐसे साइन बना के बनाया है कि आयरन से भी 3 गुना पावरफुल होता है। ऐसे छोटा छोटा लिख लेने से माइंड में याद रहता है, जब रिवीजन भी आप करेंगे इस वीडियो को देख के तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट रहता है यूपीएससी में, और जो पीसीएस होते हैं या वनडे एग्जाम होता है तो उसमें से इससे रिलेटेड ऐसे डार्विन बार्क स्पाइडर दे देंगे, और ऐसे एक स्टेटमेंट ये रह सकता है कहाँ पाया गया, तो मेडागास्कर में पाया गया, या फिर ऑर्ब वेब स्पाइडर किससे रिलेटेड है, तो डार्विन बार्क स्पाइडर से रिलेटेड है। तो वनडे एग्जाम या पीसीएस एग्जाम में एक स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन अभी पीसीएस एग्जाम में भी 2-3 स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव बना के दिया रहता है, ठीक है। तो आपको सारा पॉइंट पता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो फीमेल होती है मेल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, और जो मतलब वयस्क फीमेल होती है वही मकड़ी का पावरफुल जाल बनाती है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेल और फीमेल देख के कन्फ्यूज कर सकते हैं कि दोनों बनाते हैं या एक बनाता है, तो फीमेल बनाती है मकड़ी का जाल, ठीक है, और बहुत बड़ा बनाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी जाल बनाती है। बहुत मजबूत जाल जो होता है वो फीमेल बनाती है, ठीक है। और उसके बाद इसका जो रेशम में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि प्रोटीन जो है किस में पाया जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है इसका जो रेशम होता है, मतलब ये जो डार्विन बार्क स्पाइडर है, इसका जो रेशम ऐसे ऐसे बुनती है ना, तो ये जो रेशम का थ्रेड होता है, तो इस थ्रेड में प्रोटीन पाया जाता है। इसे जो थ्रेड बुनती है ऐसे ऐसे घुमा घुमा के, तो प्रोटीन रहता है जो कि अमाइनो एसिड का बना होता है। और ये बहुत ही रेशम मतलब मजबूत रेशम को बनाती, मजबूत रेशम होता है। और ये इसका इसी मतलब प्रोटीन की वजह से इसका रेशम जो है वो बहुत मजबूत होता है, मतलब बहुत स्ट्रांग होता है। अभी मैंने बताया कि स्टील से भी 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसी की वजह से जो है उसका रेशम जो है बहुत स्ट्रांग होता है, और उसका फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्पेस इंडस्ट्री से। अभी हम लोगों का स्पेस इंडस्ट्री जो है वो डिस्पोजेबल मॉडल से लेके ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब डिस्पोजेबल क्वेश्चन में यही रह सकता है कि हम लोग का स्पेस इंडस्ट्री या कौन सा इंडस्ट्री जो डिस्पोजेबल मॉडल से ट्रांसपोर्टेशन की तरफ मूव हो रहा है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में स्पेस इंडस्ट्री है तो स्पेस इंडस्ट्री होगा। अब एक और मैं बता देती हूँ, इसका मैं रीज़न अब इसको डिटेल करूँगी, इसके पहले आप देख लीजिए। अच्छा बता ही देती हूँ, जैसे कि ये रॉकेट है हम लोगों का, तो जब भी हम लोग कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो रॉकेट लॉन्च करने के इसमें फ्यूल भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। और ये अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि फर्स्ट स्टेज 1, स्टेज 2, सेकंड स्टेज ऐसे, थर्ड स्टेज ऐसे, फोर्थ स्टेज। तो इसकी वजह से रॉकेट का जो वेट होता है पूरा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल्स का जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है और भारी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब रॉकेट लॉन्च होता है, तो ये जैसे रॉकेट आगे बढ़ता है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से लॉन्च हुआ और ऐसे करके जैसे अपना डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, बढ़ता है आगे, तो इसका ये भाग जो है वो हट जाता है, निकल जाता है इससे, फ्यूल इसका खत्म हो जाता है, ये हट जाता है, ताकि इसका वेट जो है रॉकेट का वो कम हो जाए। फ्यूल इसका हट जाता है, उसके बाद सेकंड फ्यूल जलना स्टार्ट होता है, रॉकेट आगे बढ़ता है, फिर ये सेकंड फ्यूल भी खत्म होता है तो ये हट जाता है, थर्ड स्टेज भी हट जाता है। इसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों ही मतलब रहते हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसके कारण इसका वेट जो है वो कम हो जाता है, और साथ ही इसको निकलने से क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, डेब्रिस बनता है, मलबा बनता है। अब इसको बार फिर हम लोग यूज भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोगों को कोई भी मिशन लॉन्च करना होता है, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्ट लगता है, ठीक है, टाइम लगता है। और फिर नया मिशन को लॉन्च करने में, मतलब न्यू मिशन को लॉन्च करने में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बनाने में कॉस्ट भी लग जाता है। तो इसीलिए एक ऐसा मतलब इस तरह का जो है डिस्पोजल मॉडल से, इसीलिए बोला गया है कि डिस्पोजल मॉडल से हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पे ले आना है, ताकि मतलब इसी में ये सारा
वेस्टेज नहीं हो, इसी को हम लोग बार बार यूज़ कर सके, ये हटे नहीं और ये हटे तो ये वेस्ट नहीं हो, मतलब यहाँ से ये लॉन्च होने के बाद ये अपने डेस्टिनेशन तक चला जाए और ये ऐसे टर्न होके अपना नीचे वापस चला आए और इसको हम लोग जो है वो रीयूज़ कर सके। ठीक है, तो रीयूज़ कर सके, इस तरह का मॉडल बनाया जा रहा है। तो जैसे इंडिया में एक बनाया जा रहा है, इंडिया का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पुष्पक लॉन्च व्हीकल्स बनाया जा रहा है। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है इस पे काम कर रहा है, जिसमें फाल्कन 9 है, स्टारशिप बनाया जा रहा है। उसके बाद ब्लू ओरिजिन है, ब्लू ओरिजिन जो है वो वॉशिंगटन का है, ये स्पेस एक्स का ही है ब्लू ओरिजिन भी। ठीक है, न्यू जीन, उसके बाद इंडिया का पुष्पक है, उसके बाद लैंड स्पेस चाइना का है। ठीक है, जुंक ये भी, तो ये क्या है, वर्टिकल लैंडिंग के लिए। तो अलग अलग इसका डिटेलिंग है, आप शॉर्ट में पीटी के लिए बस इतना याद रखिएगा कि इसको हम लोग फिर से यूज़ कर सके। ठीक है, स्पेस में कोई तरह का मलबा नहीं हो, कॉस्ट का कटिंग हो जाए, टाइम का सेविंग हो जाए और नेक्स्ट मिशन भी हम लोग अच्छे से लॉन्च कर सके। तो इसी सब के लिए ये मॉडल स्पेस इंडस्ट्री में लाया जा रहा है, डिस्पोजेबल मॉडल से ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की तरफ लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रम्प क्या है, वेनेजुला पे केस अभी आपने सुना होगा, कनाडा का केस सुना होगा, ग्रीनलैंड। तो ये सब क्यों ट्रम्प इस तरह का करना चाह रहा है कि अपना मतलब सुरक्षा के नाम पे वो क्या करना चाह रहा है कि वो वेस्टर्न हेमेस्फीयर को बोल रहा है कि वेस्टर्न हेमेस्फीयर का सोल गैलेंटर है वो। ठीक है, मतलब 1823 का एक मोनियर डॉक्ट्रिन था, उसी को फॉलो करते हुए ये सब कंट्री को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चाओस द्वीप है, चाओस द्वीप पर भी ट्रम्प ने ऐसा एलिगेशन लगाया है कि यूके ने उसको चागोस द्वीप जो है, चागोस द्वीप उसी का था, लेकिन यूके ने उसको मॉरिशस को दे दिया। तो आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है चागोस किसके अधिकार में है, तो चागोस द्वीप जो है वो मॉरिशस के अधिकार में है। तो देखिए यहाँ पर है इंडिया, या के बाद ये है लक्षद्वीप, ये है नीचे में मालदीव और यहाँ पर है चागोस द्वीप, चागोस आइलैंड, जो किसके अधिकार में है, मेडागास्कर के अधिकार में, मॉरिशस के अधिकार में है। और चागोस द्वीप के इधर में जो है वेस्ट साइड में ये सेशल्स द्वीप है, उसके बाद इधर साउथ में मेडागास्कर, साउथ में मॉरिशस है, और उसके बाद साउथ वेस्ट में मेडागास्कर है। तो इस तरह से ये मैप है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो ईवी कॉपर क्रंच से है, GS3 पेपर से रिलेटेड है ये। ठीक है, इकोनॉमी का सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड है और इसमें अभी मेंस में ईवी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से रिलेटेड या फिर ग्रीन इन्वायरमेंट से, इकोलॉजी इन्वायरमेंट से भी बहुत, मतलब जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी, मैंने इसका क्वेश्चन लिख के रखा है किस तरह से, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर मेंस का लिए करवाऊंगी। ठीक है, तो कॉपर डिपॉजिट इंडिया में कहाँ पे है, तो इस तरह से दे सकते हैं कहाँ पे है, तो मैच करने के लिए तो सिंहभूमि, झारखंड, बालाघाट, MP, झुंझुनू, अलवर राजस्थान में है। ठीक है, और मेजर डिपॉजिट कहाँ पे है, तो आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश, ये AP आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश मत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हसन चित्रकूट कर्नाटक में, साउथ अरकोट तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सब जगह है। उसके बाद कॉपर का प्रोडक्शन जो है वो कॉपर प्रोड्यूसर राज्य जो है, मतलब फॉरेन कंट्री पूरा वर्ल्ड में कौन कौन सा है, तो कनाडा है, चिली है, पेरू है, इंडोनेशिया है, कॉन्गो है, रसिया, USA, वेनेजुला, ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान। अभी इस ट्रम्प क्या चाहता है, मतलब ट्रम्प यही सब वेनेजुला पे अपना मतलब कब्जा जमाना चाहता है, चिली पे है, उसके बाद ये सब अलग अलग कंट्री पे, क्योंकि ट्रम्प जो है वो अपने रिसोर्सेज पे अपना जो है वो अधिकार जमाना चाहता है। ठीक है, इसके अलावा ABC मतलब लिथियम का जो है भंडार कहाँ पे, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली में। तो ये इसको आप ABC से याद रख सकते हैं, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली। ठीक है, इसका अब देखिए कि ये कॉपर को मतलब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि EV कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक बैटरी में कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक हम लोग जो भी व्हीकल्स बनाते हैं उसमें कॉपर का सब कुछ का, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मान लीजिए ये है, तो इसका जो है 20 मिलियन का यूनिट का सेल हो रहा है। अब उसका बैटरी में भी इसका यूज़ होता है, मोटर में भी यूज़ होता है, वायरिंग में भी, चार्जिंग में भी, पावर ग्रिड में भी, तो सब जगह ही कॉपर का यूज़ होता है। इंडिया भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाना चाहता है इंडिया भी, तो उसको भी चाहिए इस तरह का रिसोर्सेज। अब कॉपर माइंस कहाँ पे, तो चिली में है, पेरू में है, USA में है। तो USA इसीलिए मतलब इसको कैप्चर करना चाहता है, जितना भी रिसोर्सेज है सबको कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि देखिए डिमांड
कितना है कॉपर का, 2024 में कॉपर का डिमांड जो है वो 0.3 मिलियन था, लेकिन अभी 2026 में मतलब 24 से 2 साल के डिफरेंस में देखिए 30 मिलियन का डिमांड हो गया, जबकि सप्लाई जो है वो 28 मिलियन का है। तो जो भी इस सब माइंस पे अपना रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखेगा तो वही पावरफुल आगे कंट्री होगा। तो इसीलिए इस तरह का रिसोर्सेज को वो कब्जा करना चाहता है। 2015 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो 0.55 मिलियन का उसका सेल हुआ था, लेकिन 2025 में ये जो है 20 मिलियन का सेल हुआ। तो मतलब सप्लाई क्या है, डिफिशिएट है कॉपर का। मतलब इस ये डाटा मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कॉपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये मैचिंग दिखाया है कि इस तरह का मैचिंग देकर पूछा जा सकता है कि इंडिया में कॉपर का कहाँ कहाँ पे है, मेजर कहाँ पे है और इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके बाद पूरा वर्ल्ड में कौन कौन सा कंट्री जो है प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इससे मेंस का जब मैं आंसर करवाऊंगी इससे रिलेटेड मैंने आंसर कोई क्वेश्चन लिखा है तो मतलब उसमें करा दूंगी। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत जल्दी मतलब बता रही हूँ, इसका कारण यही है कि अगर आप करंट अफेयर्स को थ्रोली फॉलो करते हैं तो उसमें पीटी और मेंस दोनों ही कवर होता है, और उससे रिलेटेड जो भी GS1 GS2 में जो भी क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है जब भी एग्जाम में आता है तो करंट से रिलेटेड करके ही मेंस आंसर राइटिंग होता है, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा है और आप कितना पढ़िएगा, पढ़ने का अंत नहीं है। ठीक है, और एग्जाम में आप उतना रिवाइज भी नहीं कर पाइएगा। और आप लोग क्या करते हैं, PDF के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम कॉस्ट जाता है, मतलब PDF उतना बल्कि हो जाता है कि पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन आप इस तरह से शॉर्ट और क्रिप्स नोट बनाएंगे तो आपका बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा, जिस्ट पॉइंट में आपको सब कुछ मिल भी जाएगा। और साथ ही साथ रोज का करंट का मैं मतलब मेंस आंसर राइटिंग का जो है क्वेश्चन भी नोट करती जाती हूँ, तो उसका जब भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाएगा तो हर एक क्वेश्चन का अच्छे से फॉर्मेशन डाटा के साथ मैं ये डाटा मैं इसलिए लिखती हूँ कि उस आंसर में मैं ये डाटा का यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो ये सब यूज़ करके मैं उसको आपको करवाती जाऊँगी। आप जब जैसे ये आंसर राइटिंग को फॉलो करेंगे अपने आप ही आपका जीवस मतलब स्टैटिक पार्ट भी आपका वहाँ पे कवर होते जाएगा। और 1 साल का करंट का PT और मेंस का अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो उतना ही के अंदर सारा क्वेश्चन आंसर PCS हो, स्टेट PCS हो या UPSC हो, वही पूछा जाता है। बस आपको उतने ही पे फोकस करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा आप पढ़ने के लिए जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आपका बेसिक मतलब सिलेबस का सारा नॉलेज होना चाहिए आपको। लेकिन इसके साथ साथ आप जो क्वेश्चन रोज करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन मेंस का बनता है और PT का बनता है, बस उतना को ही आप अच्छे से फॉलो करिएगा तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन उसी में से आता है, कहीं अलग से कुछ नहीं रहता। मेंस का भी क्वेश्चन वहीं से रहता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, उसके बाद फिर साइंस टेक हो। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन वहीं से फॉर्मेशन होता है, तो उतना क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनाने से ही आपका जो है वो एग्ज़ाम मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है इलेक्शन का। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया ने SIR लाया था, ठीक है, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। इसका मकसद यही था कि जो भी मतलब जितना भी फेक जो वोटर ID बनाकर बैठे, एक इंसान जो 4 वोटर ID बना के बैठा है, तो उसके बाद इन लोगों का जो है वो हटाया जाए, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे माइग्रेंट हम लोग के कंट्री में आ गए थे, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये 12 स्टेट में इसको किया जा रहा है, और इसको करने से क्या होता है, जो जेन्युइन में जो लोग हम लोग के वोटर ID मतलब जो बहुत साल से रह रहे हैं उनका भी डिलीट हो गया। तो उसमें प्रोसेस है कि डोर टू डोर जाना है, पेपर देना है, एनालिसिस करना है, जानना पहचाना, सारा रिपोर्ट बनाना है। लेकिन इसमें क्या करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, इस मतलब प्रोसेस क्या अपनाया जा रहा है, जो बूथ लेवल के ऑफिसर होते हैं हाउस टू हाउस जाएंगे, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है। एक पेपर का फॉर्म दे दिया जाता है उसको, और लोग खुद से भरते हैं, उसको खुद से भरने के चक्कर में वो अच्छे से भर नहीं